तो हाँ जी मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे और जोरदार तरीके से अपनी क्लास 10th की पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 10th की साइंस की बुक में टोटल 13 चैप्टर दिए हुए हैं और हमारे पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं। मतलब हर एक चैप्टर से अगर एवरेज निकाला जाए तो 2 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। तो इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं कि एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी से 50-50 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, यानी कि 50-50 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। अब उस सीरीज में पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के 25 MCQ आज करेंगे और 25 MCQ बचे हुए कल करेंगे। अगर आप ये दोनों 10-10 मिनट की वीडियोस देख लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है भाई। और एक बोनस पॉइंट आपको यहाँ पे ये मिल रहा है कि हमने सभी क्वेश्चंस में उसका जो सॉल्यूशन दिया है, उसका आंसर दिया है, उसके साथ में व्याख्या भी लिखी है। मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्टिव अपना तैयार करते हैं तो उसके साथ में आपका एक शॉर्ट आंसर भी तैयार हो जाएगा। अगर वो शॉर्ट आंसर आता है तो आप उसे भी आराम से कर पाएंगे। अगर नहीं भी आता है फिर भी आप इस ऑब्जेक्टिव को करेंगे ना तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि भाई मैंने ऐसा पढ़ा था, तो उसको आप बना करके आराम से लिख सकते हैं और मार्क्स पा सकते हैं। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका होता है? वह किसका होता है? NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, CaCO3 ये किसमें टूट गया है? CaO और CO2 में। अब देखो भाई, जहां पर एक अभिकर्मक 2 उत्पाद में टूट जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया। अगर यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया है तो आप वियोजन अभिक्रिया भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? अवकारक कौन सा हो जाएगा इसमें? H2S। अवकारक क्या होते हैं? अवकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं ऑक्सीकरण हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2S। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो किस टाइप की? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब इसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक कौन से होते हैं भाई? ऑक्सीकारक कौन से होते हैं? जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है? यही करता है। वो क्या करता है कि सामने वाले पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देता है, इसीलिए इसे एक ऑक्सीकारक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिखा है हमें, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं, या स्थायी और अस्थायी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखो भाई, अस्थायी परिवर्तन होता है। क्यों होता है अस्थायी परिवर्तन? इसलिए होता है क्योंकि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच गए और फिर से दोबारा दूसरी स्टेट से पहली स्टेट में आ जाओ तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। मतलब जैसे कि आप पानी से बर्फ बना लो, ठीक है, और फिर आप बर्फ से फिर से पानी बना सकते हो ना, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। इसमें अस्थायी परिवर्तन है ना, मतलब आपने पानी से बर्फ बनाया, बाद में आपने बर्फ से फिर से पानी बना दिया, तो ये अस्थायी परिवर्तन है। और स्थायी परिवर्तन कैसा होता है? जैसे कि आपने दूध से दही बनाया, क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। जैसे कि आपने दूध से दही बनाया, अब क्या आप फिर दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं ना। तो ये एक स्थायी परिवर्तन हो गया। मतलब परिवर्तन हो गया तो हो गया, अब उसे दोबारा फिर से पहले जैसा नहीं कर सकते, तो ये स्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन क्या होता है कि एक बार आपने परिवर्तित कर दिया तो दोबारा कुछ देर बाद या आप जब चाहें तब उसे फिर से पहले जैसा कर सकते हैं। तो दूध से दही का बनना और फिर दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, ये स्थायी परिवर्तन है और ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और भौतिक परिवर्तन में क्या आता है? अस्थायी परिवर्तन। जैसे कि आपने पानी से बर्फ बनाया, फिर बर्फ से फिर से पानी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अवक्षेपण। अवक्षेपण में क्या होता है? अवक्षेपण में हम कोई 2 पदार्थ लेते हैं और उसके फलस्वरूप जो तीसरा वाला उत्पाद बनता है उसके नीचे, यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा, जिस बर्तन वगैरह में बनेगा, उसमें क्या होता है, जिस पात्र में बनता है उसके नीचे कुछ एक पदार्थ बन जाता है ना, एक इकट्ठा हो जाता है पदार्थ, जो कि कह लीजिए कि अघुलनशील होता है, ठीक है, अवाष्पशील होता है। वो पदार्थ वहां पे जाके बैठ जाता है नीचे, तो उसे बोलते हैं अवक्षेपण। और जिस अभिक्रिया में ऐसा होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है
और कह रहे हैं कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जहाँ पे एक रिएक्शन देंगे और पूछेंगे कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन है, संयोजन है, वियोजन है, प्रतिस्थापन है, अवक्षेपण है, अपघटन है, रेडॉक्स है, उपचयन है, अपचयन है, या किस टाइप की अभिक्रिया है आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें ये दो अभिकारक दिए हुए हैं और इससे एक उत्पाद बन रहा है, मतलब दो चीजें मिलकर के एक चीज बना रही हैं, साफ साफ मतलब है यहाँ पे भाई संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, अंगूर का किण्वन एक किस प्रकार का परिवर्तन है भाई, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, अंगूर का किण्वन से क्या बनता है, विस्की बनता है ना, वाइन बनती है, ठीक है, अंगूर के किण्वन से क्या बनती है, वाइन बनती है। क्या आप वाइन से दोबारा अंगूर बना सकते हैं भैया, नहीं बना सकते, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड के मिलने पर अवक्षेप का रंग क्या होता है। अवक्षेप अभी मैंने आपको बताया था कि भाई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बना है उस पात्र के नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसे कहते हैं अवक्षेप। तो ये अवक्षेप किस कलर का है हमारा, अवक्षेप यहाँ पे ये जो पीले रंग का है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसमें कौन सी होती है, जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है, उपचयन, और एक अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसमें एक अभिकारक का अपचयन होता है और दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है, उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे इस अभिक्रिया में ऐसा हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चंस में व्याख्या ऐड की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे को गर्म करने पर बनी परत का रंग क्या होता है, काला होता है। ठीक है, देखिए व्याख्या हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि अगर व्याख्या पढ़ के हम कराएंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आप वीडियो को स्किप कर देंगे, वीडियो को देखेंगे नहीं। तो इसीलिए आप व्याख्या अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अगर शॉर्ट आंसर भी तैयार करने हैं साथ साथ में तो व्याख्या जरूर पढ़ो, वरना आप ऑब्जेक्टिव करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को रगड़ने का क्या कारण है। तो भाई देखो, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है। तो क्यों रगड़ा जाता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिस कारण क्या होता है, हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो रिबन जलता नहीं है। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वो जलता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर तो भाई ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है। तो इसलिए सबसे पहले हम वो ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए उसको रगड़ते हैं, ठीक है, उसको साफ करते हैं, उसके बाद फिर जलाते हैं, तब वो जलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 50 नंबर, सिल्वर नाइट्रेट प्लस नमक घोल से दही जैसा अवक्षेप किस प्रक्रिया से बनता है। तो वो अवक्षेपण। भाई कितनी बार तो बताया कि जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में नीचे ये अवक्षेप बन जाए वो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। तो कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया होगी, अवक्षेपण प्रक्रिया। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है, मैग्नीशियम के जलने पर बना ऑक्साइड कैसा होता है। तो भैया कैसा होता है, वो उजला रंग का होता है, मतलब ग्रे कलर का होता है। ठीक है ना, ग्रे कलर का, मतलब जलने पर सफेद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। किस कलर का होता है, सफेद कह लीजिए या बोल लो भाई ग्रे कलर। ठीक है ना, ग्रे कलर ना सिलेटी रंग का होता है, उस टाइप का। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है वह क्या कहलाती है, अवक्षेपण कहलाती है। ये क्वेश्चन तो भाई 4-5 बार मैं अभी पढ़ा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 18 नंबर पर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है। तो भाई H2 ऑक्सीकारक नहीं है। ठीक है, H2 ऑक्सीकारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, संक्षिप्त रूप है, मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर उसके संक्षेप में लिख देते हैं हम तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिख दोगे तो क्या कहलाएगी, वो रासायनिक समीकरण कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया हुआ है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़े या ऑक्सीजन घटे तो यह रिएक्शन कैसी होती है। तो भैया अपचयन होती है। ठीक है, कैसी रिएक्शन होती है, अपचयन रिएक्शन होती है। ध्यान रखो, उपचयन और अपचयन में बहुत कम डिफरेंस है, बस छोटा ऊ और छोटा आ का डिफरेंस है, और ये 1 नंबर लेके नैया डुबा देता है हमारी। तो इसको ध्यान से देख लेना भैया। ठीक है, क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन का अनुपात बढ़े और ऑक्सीजन का अनुपात घटे तो वो अपचयन होगा। और ठीक इसका उल्टा कर दें, अगर हम हाइड्रोजन का अनुपात घटे ऑक्सीजन का अनुपात बढ़े तो वो क्या होगा, उपचयन होगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन पक्के करा दिए। अगला देखो 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य के प्रकाश में पौधे CO2 H2O से भोजन बनाते हैं, या कैसी अभिक्रिया है। तो देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश रासायनिक। अगर प्रकाश रासायनिक आए एग्जाम में
आप ये लिख देना, सही नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं संयोजन आए फिर भी लिख देना, क्योंकि भाई देखो सूर्य का प्रकाश है, CO2 है, H2 है, ये तीनों चीजें मिलकर के हमें एक उत्पाद बना के दे रही है ना, ग्लूकोज, पौधे को जो जरूरत पड़ता है ना। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया आता है तो आप वो भी टिक लगा देना, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप प्रकाश रासायनिक लगा के आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो भाई AgBr बोले तो सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश में विघटित हो जाता है, मतलब अपघटित हो जाता है। अपघटित होने का अर्थ है टूट जाना, ठीक है, टूट जाना। अच्छा ये बताओ कि एक अभिकर्मक टूटता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, तो उस अपक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बताया आपने? वियोजन अपक्रिया, बिल्कुल सही, यही जवाब इसका सही है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर को गर्म करने पर CaO और CO2 बनते हैं, या किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? अभी हमने बताया कि जब एक चीज 2 चीजों में टूट जाती है तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपके 25 क्वेश्चन बचे हुए करा दिए जाएंगे। तो इस तरह से इन 2 छोटी वीडियो से आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। भाई देखो 2 नंबर का सवाल है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है, दोनों वीडियो आराम से देख लेना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ऐसे ही सिर्फ साइंस के नहीं, हम सोशल साइंस और मैथ्स के भी कराने वाले हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश के भी कराए जाएंगे, ठीक है, और इसी तरह से व्याख्या वगैरह ऐड करके कराएंगे, जिससे आपके शॉर्ट आंसर भी पक्के हो जाएं। तो चलो भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनका भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक है भाई। तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो और कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए या जो डाउट रह गया है वो मुझे बताइए। आपको अगर नोट्स चाहिए तो मुझे बताइए। किसी भी तरह की क्लास 10th में आपको हेल्प चाहिए तो अपने भाई को जरूर याद करो, ठीक है। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, एग्जाम पे 1 दिन पहले तक खड़ा रहेगा। अगर कोई भी डाउट है मन में आपके तो बिल्कुल बेझिझक पूछिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर नोट्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं खुद उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है भाई। चलो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पे लग जाओ, अब जाओ फटाफट, रील्स स्क्रॉल मत करना।